हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स के बारे में, उन दो टेक्निक के बारे में। अगर उनके बारे में अगर हमें नहीं पता होता ना तो शायद बहुत सारी हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती। ठीक है, मतलब ये दोनों टेक्निक ऐसी टेक्निक हैं जिनकी वजह से हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में जान पाए, या फिर अगर मैं कहूँ कि बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग पहचान पाए, बहुत सारे टिश्यूज के बारे में हम लोग जान पाए, या फिर हम डीएनए के बारे में हम जान पाए। जो ऑटो रेडियोग्राफी और जो जो ऑटो रेडियोग्राफी और जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये एक बेसिक टेक्निक है। ठीक है, मतलब जो कि बायोलॉजी के अंदर, यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि ऑटो रेडियोग्राफी ने, अगर मैं ये कहूं कि बायो के अंदर, यानी कि जो अपना जीव विज्ञान का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर एक क्रांति मचा दी थी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को अगर लेबल करना है, लेबल करने का मतलब आप लोग जानते हो लेबल करने का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो तुम्हारी क्लास है, चलो मान लो कि तुम्हारी एक क्लास है जहाँ पे मुझे 45 बच्चे हैं। ठीक है, और वहां पे मैथ के बच्चे भी हैं और वहां पे साइंस के बच्चे भी हैं। और मैंने ये कहा कि सारे जो बायो के बच्चे हैं वो एक रेड कलर की टी शर्ट के अंदर आएंगे, मैंने ये कह दिया, और वो बच्चे जो हैं वो रेड कलर की टी शर्ट में आ गए। ठीक है, तो उनको मैं डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ, आर्ट्स कॉमर्स बायो, साइंस में भी बायो, मैथ नहीं, तो इसमें मैं इनको डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ ना। इसी चीज का नाम है ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, अच्छा, और सेकंड चीज जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तुम ये मान के चलो बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से ही जो एक रिवोल्यूशन आया है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर, जहां पे हम लोग बहुत ही अच्छा कर पाए हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से कर पाए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन दो टेक्निक्स के बारे में। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, एंड तक देखना, कहीं ये नहीं कि बीच में ही छोड़ के और जय माता दी। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। अगर हमें पूरी नॉलेज चाहिए तो हमको वीडियो भी पूरा ही देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, इसको हम हिंदी में भी यही लिखेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है रेडियोग्राफी। साइंस के अंदर ब्रांच है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग एक चीज पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो लेबल्ड होना, या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर जो रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है? रेडियो एक्टिव का मतलब होता है कि उनके यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी मतलब जो अगर हम बात करें अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती हैं, उन पर्टिकुलरली सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि हम लोगों की बॉडी के अंदर, जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, एक टेक्निक आती है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग टेक्निक, है ना। कार्बन डेटिंग टेक्निक के अंदर हम लोग ये बोलते हैं ना कि भाई डायनासोर जो थे वो आज से करोड़ों वर्ष पूर्व थे। यही बोलते हैं ना हम लोग कि डायनासोर जो थे वो आज से करोड़ों वर्ष पूर्व थे। ठीक है, समझ गए बात। लेकिन हमें क्या पता कि वो करोड़ों वर्ष पूर्व थे, समझ में आ रही है। तो यही चीज को हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम कार्बन डेटिंग बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं एक नॉर्मल सी चीज कहूँ कि बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट, चलो इसको भी छोड़ो, एक छोटी सी चीज उठाते हैं, तुम लोगों को पता ही होगी ये चीज। हमारे शरीर में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, मतलब वृहद पोषक तत्व कौन से हैं, जल्दी से बताओ कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ठीक है, और ऐसे तत्व बताओ जो कि हमको बहुत कम अमाउंट में चाहिए, मतलब चाहिए जरूर लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, क्योंकि ज्यादा अमाउंट जो होता है वो तो टॉक्सिक हो जाता है, और जो कम अमाउंट होता है वो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है। जैसे कि आयरन। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मेरे बॉडी में आयरन की कमी है तो मैं आयरन का एक टुकड़ा लिया, कील उठा के खाना शुरू कर दिया। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे आयरन इतना चाहिए ही नहीं। मेरे को तो बहुत ट्रेस एलिमेंट चाहिए, बहुत ही छोटे मात्रा के अंदर उसको चाहिए। ठीक है, ताकि मेरा ब्लड बन सके। सो ओवरऑल अगर मैं ये बोलूं कि हमारी बॉडी में जो वृहद पोषक तत्व है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसके अंदर कार्बन आता है, सल्फर आता है, फास्फोरस आता है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं कि उनके रेडियो आइसोटॉप्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन का हो गया 40, ठीक है,
सल्फर का हो गया 32 और फास्फोरस का हो गया 35। ठीक है, तो ये कुछ अगर हम बात करें कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर हम बात करें वो कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें खास बात क्या होती है कि वो उनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। अगर मेरे पास अब क्या होता है, समझो कि हम काम क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर हम लोग काम क्या करते हैं, पहले ये चीज समझना, फिर लास्ट में बताऊंगी कि कार्बन डेटिंग क्या होती थी। ओके, ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे कि मान लो मेरे पास कुछ टिश्यूज हैं, ठीक है, कुछ टिश्यूज हैं, यानी कि ये मेरे पास एक पैक्री डिश है जिसके अंदर यहाँ पे मैंने कुछ सेल्स ले ली है, ठीक है, कुछ कोशिकाएं ले ली है। ये तो पूरा क्या है, मीडियम है, क्या है ये, मीडियम। और यहाँ पे मैंने क्या ले ली है, सेल्स ले ली है। ठीक है, सेल्स किससे बनी होंगी, सेल्स बनेंगी सल्फर से, नाइट्रोजन से, फास्फोरस से, या फिर अगर हम बात करें कार्बन से। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इन सेल्स के अंदर एक कार्बन 14 आइसोटॉप जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, किसमें डाल दिया, ये इन सेल्स के अंदर मैंने क्या डाल दिया, कार्बन 14 आइसोटॉप डाल दिया। अब इसका क्या बनाया जाता है, इमल्शन। अब इमल्शन क्या होता है समझो, इमल्शन का मतलब होता है जहां पे हम किसी चीज का, जैसे कि ये कोलाइडल स्टेट होती है जहां पे हम ऑयल और वाटर को अगर मिक्स कर दे तो क्या बन जाता है, इमल्शन बन जाता है। और इमल्शन जो होते हैं सेल आसानी से अपटेक कर सकती है, याद रखना, कोशिकाएं आसानी से इमल्शंस को अपटेक कर सकती हैं, अंदर ले सकती हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बना दिए, इमल्शंस बना दिए, और इमल्शंस में मैंने क्या यूज कर लिया, कार्बन 14 आइसोटोप को मैंने यूज कर दिया। तो सेल्स क्या करेंगी, सेल को क्या चाहिए, खाना चाहिए। अब ये क्या है, मीडियम, मीडियम क्या है, सेल का फूड है। ठीक है, मीडियम क्या है, सेल का फूड है। तो इन सेल्स ने क्या ले लिया, खाना ले लिया, और खाने के साथ साथ ये वाला आइसोटॉप भी अपने अंदर ले लिया, कार्बन 14 आइसोटॉप भी इन्होंने ले लिया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अब इसको अगर हम बात करें कि अब नेक्स्ट टाइम के अंदर अगर मैं ये बात करूं, इन कोशिकाओं को अगर मैं किसी भी जीवित इंसान के अंदर डालती हूं या कोई मैं प्रयोग करती हूं इन कोशिकाओं से, तो अब ये कोशिकाएं कैसी हैं, लेबल्ड है। ठीक है, यानी कि इन कोशिकाओं को अगर मैं देखूंगी तो ये मुझे आसानी से पहचान में आ जाएंगी। क्यों पहचान में आ जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या डाला है, कार्बन 14 डाला है, और कार्बन 14 के डालने की वजह से, आई रिपीट, कार्बन 14 के डालने की वजह से इनकी जो प्रतिदीप्ति है, इनका जो अगर मैं बात करूं कि ये हमें जो अलग से ही पहचान में आ जाएंगी। स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना कि बहुत सारी क्लास है जिसके अंदर मैंने बायो के बच्चों को रेड कलर की क्या पहना दी, टी शर्ट पहना दी। ठीक है, तो मुझे अलग से ही पहचान में आएंगे। तो यही मान के चलो कि इन सेल्स को मुझे यूज करना है। मान लो कि ये सेल्स जो है, मान लो कि मैंने यहाँ पे एंटीबॉडीज रहेंगी, ठीक है, एंटीबॉडीज आप सभी लोग जानते हो, है ना। तो मान लो कि ये एंटीबॉडीज में डेवलप कर रही थी और इनको मैंने कार्बन 14 से लेबल्ड कर दिया, और इन एंटीबॉडीज को मैंने कहाँ डाल दिया, इन एंटीबॉडीज को मैंने किसी भी बॉडी के अंदर डाल दिया। अब मुझे इनका अगर इफेक्ट देखना है, ठीक है, तो यहाँ से इस बॉडी से मैं इसका ब्लड सैंपल लेके, कौन सा सैंपल लेके, ब्लड सैंपल लेके आसानी से पहचान सकती हूँ कि ये वाली एंटीबॉडीज कौन सी थी जो मैंने ऐड करी थी। बॉडी में कौन सी और बनी है उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने जो चीज ऐड करी है बॉडी के अंदर, मैं उसको आसानी से पहचान सकती हूँ। क्यों पहचान सकती हूँ, क्योंकि वो रेडियो लेबल्ड है। कैसी है वो, रेडियो लेबल्ड है, कार्बन 14 से रेडियो लेबल्ड है। समझ में आ रही है बात। और यही वजह है और यही रीजन है, इसी रीजन की वजह से मैं आसानी से इन सेल को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को कार्बन 14 का। कार्बन 14 का ना देके मैं एग्जांपल दे सकती हूँ फॉस्फोरस को लेबल कर दिया। एक्चुअली क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, कार्बन कहाँ प्रेजेंट होगा, सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा, या फिर ये प्रोटीन के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अगर मैंने बात करी फास्फोरस की, तो फास्फोरस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द डीएनए। ठीक है,
फास्फोरस कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए में। तो अगर मुझे डीएनए को लेबल्ड करना है तो मैं यहाँ पे फास्फोरस 35 का यूज करूंगी। किसका यूज करूंगी, फास्फोरस 35 का यूज करूंगी। ऐसे ही अगर मुझे सल्फर 32 का यूज करा मैंने, दैट मीन्स कि मैंने किसको लेबल्ड किया है, मैंने इसमें प्रोटीन को लेबल्ड किया है। तो इस बात का हमेशा याद रखना कि हम बहुत स्पेसिफिकली चीजों को इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अगर मुझे मुझे सेल की स्टेज देखनी है, सेल की स्थिति देखनी है, तो मैं यहाँ पे किसको ऐड करूंगी, मैं यहाँ पे ऐड करूंगी कार्बन 14 को, ठीक है। अगर मुझे डीएनए के बारे में देखना है, डीएनए को देखना है, उसके आगे आने वाली प्रोजेनी को देखना है, डीएनए रेप्लिकेशन देखना है, तो मैं यूज करूंगी P35, क्योंकि अपन ने ही पढ़ा था कि डीएनए के अंदर फास्फोरस ग्रुप होता है, फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। पढ़ा था ना अपन लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर। चलिए फिर अगर हम बात करें कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन के अंदर क्या होता है, 32 S32। तो जो ये प्रोटीन के अंदर क्या होता है, सल्फर होता है, और सल्फर को हमने लेबल कर दिया किससे, 32 S32 से। यानी कि प्रोटीन को हमने जो है क्या कर दिया, लेबल कर दिया। तो मुझे अगर प्रोटीन की स्टडी करनी है तो मैंने ये डाल दिया सल्फर, उसकी स्टडी करनी है, डीएनए की स्टडी करनी है, तो मैंने किसको ऐड कर दिया, तो मैंने ऐड कर दिया P35 को, ठीक है। और अगर मुझे सेल वॉल या फिर मेम्ब्रेन की स्टडी करनी है तो मैंने कार्बन 14 को इसके अंदर ऐड कर दिया। क्लियर हो गई ये चीज, कंसेप्ट क्लियर। चलिए वेरी गुड, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। नेक्स्ट टेक्निक के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है वो उसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाँ जी, सॉरी, ये इसको मैं मिटा रही हूँ। ओके, फाइनली यस वी डन इट। नेक्स्ट हमारी टेक्निक जो है वो है हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है इसको समझो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है इस चीज को समझो अच्छे से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है, भाई मुझे अगर डीएनए को सेपरेट आउट करना है, ठीक है, जो भी मेरा डीएनए इंटरेस्ट का है उसको मुझे सेपरेट आउट करना है, या फिर मैंने डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने जो डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया है उसमें मतलब जो भी चीज मैंने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें डीएनए निकला है या नहीं निकला, मुझे क्या पता। समझ में आ रही है कि भाई मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया कि मैंने बैक्टीरिया से डीएनए को आइसोलेट किया, कर लिया, ठीक है। अब मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या पता कि भाई जो मेरा डीएनए है वो आइसोलेट हुआ भी है कि नहीं हुआ। अब इसके कंफर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पे एक टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझो, डीएनए के ऊपर हमेशा एक चार्ज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, ठीक है। क्यों होता है डीएनए के, कभी भी कोई अगर आपसे ये पूछे कि डीएनए पे चार्ज कौन सा होता है तो यू मस्ट से कि डीएनए के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, अगर कोई आपसे अगर ये पूछे कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है तो हम ये बोलेंगे फास्फोरिक एसिड की वजह से, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, उस प्रोसीजर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम एक इस तरह से एक प्लेट लेते हैं, ठीक है। इस प्लेट के अंदर हम एक जेल को डालते हैं, ठीक है। ये जेल कौन सा होता है, एग्रोस जेल, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक डाई डाल देते हैं जिसको हम ETBr बोलते हैं, इसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस तरह से कॉम्बिंग कर देते हैं, कॉम्ब लगा देते हैं ताकि इस जेल के अंदर क्या बन जाए, खाज बन जाए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रोसीजर में मैंने क्या किया कि मैंने इस कॉम्ब को हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे इसके अंदर इस तरह से क्या बन जाती है, इस तरह से अलग अलग
खांचे बन जाती हैं, यानी कि इस तरह से अलग अलग एक होल बन जाता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर अपना डीएनए ऐड कर दिया, जो भी मेरा मतलब जो भी मैंने काम किया था उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे डीएनए को भी हम लोग क्या करते हैं डाई से, और हम इसको लेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना डीएनए जो है वो डाल दिया। नेक्स्ट स्टेज के अंदर मैंने क्या काम किया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। ये हो गया कौन सा, सॉरी, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। डीएनए कहाँ पे है हमारा, नेगेटिव साइड पे है। इसे मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ठीक है, अब जब मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो डीएनए जो है, डीएनए के ऊपर चार्ज कौन सा है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो डीएनए है ये आगे मूव करेगा और हमें इस तरह से डीएनए के इस तरह से यहाँ पे आगे जो है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो छोटा डीएनए पहले भागेगा, उसके बाद उससे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो इस तरह से जब हम इसको, याद रखना, अब यहाँ पे डीएनए जो है वो रन हो गया। ठीक है, अब डीएनए को रन देखने के लिए भाई यहाँ पे हमने ना एक डाई डाली है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमको पता चल जाता है कि डीएनए सैंपल जो है वो यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इसे कहाँ पे रख दिया, यूवी चैम्बर में। इसे मैंने कहाँ रख दिया, यूवी चैम्बर के अंदर रख दिया। और जब मैंने इसे यूवी चैम्बर में रखा, ठीक है, तो इस तरह से मुझे फ्लोरोसेंट ऑरेंज कलर के बेंड दिखाई देंगे डीएनए के, क्योंकि जो ईटीबीआर डाई होती है ये डीएनए से बाइंड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यूवी चैम्बर के अंदर ये ऑरेंज कलर के डीएनए के बैंड्स दिखाई देंगे और यहाँ से मैं अपना डीएनए जो है वो इजीली पहचान सकती हूँ और इससे मैं अपने डीएनए को आइसोलेट कर सकती हूँ। बेटा ये एक रिवोल्यूशनरी टेक्निक थी, इसी की वजह से हम पीसीआर से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब पीसीआर में हम क्लोनिंग करते हैं और उससे हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक और काम कर सकते हैं, क्या, हाँ, इस एक और भी काम कर सकते हैं, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, या फिर हम लोग बात करें तो बहुत सारी ब्लॉटिंग टेक्निक्स को हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो मुझे अगर डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करना है तो इस टेक्निक से मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कर सकती हूँ। तो बहुत सारी टेक्निक जो होती हैं वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर बेस्ड है। तो ये एक बेसिक टेक्नोलॉजी है जहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएनए को अलग कर रहे हैं। आई रिपीट कि अब मैंने क्या किया, मैं फिर से बता देती हूँ कि हमने यहाँ पे एक प्लेट होती है, वहां पे एग्रोस जेल हमने गरम किया और उसमें इसमें डाल दिया। याद रखें जब भी आप एग्रोस जेल को गरम करेंगे तो उसमें बबल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर बबल्स होंगे तो बबल्स के अंदर डीएनए अटक के रह जाएगा। चलिए, इसके बाद हमने यहाँ पे ये कॉम हटा दी, ये इस तरह से यहाँ पे खांचे बन गई। इन खांचों के ओके, इन खांचों को अपन ऐसे कर देते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की खांचे बन गई। इन खांचों के अंदर हमने क्या डाल दिया, डीएनए डाल दिया। डीएनए पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन लगा दिए, दैट इज नेगेटिव चार्ज, और ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो डीएनए क्या करेगा, वो रन करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जब ये रन कर जाएगा तो यूवी चैम्बर के अंदर जब हम डीएनए के बैंड्स को देखेंगे तो हमें यहाँ पे ऑरेंज कलर का डीएनए का बैंड जो है वो दिखाई देगा इजीली। ठीक है, तो ये तो टेक्नोलॉजी थी जिनके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन टेक्निक के बारे में और पढ़ना, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।